Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are talking about nitrogen and sulfur, their compounds, dealing with reversible reaction. अच्छा, नाइट्रोजन एंड सल्फर में सबसे पहले नाइट्रोजन दैट एग्जिबिट एज नाइट्रोजन गैस N2, one of the inert most gas, although it is not noble but inert. जो फैक्ट ध्यान में रखने वाला है कि ये नोबल तो नहीं है, राइट, लेकिन इनर्ट गैस है. इट इज वन ऑफ द इनर्ट गैस. अब इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव कह लें, नॉन रिएक्टिव कह लें. अभी नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ strong 1 sigma and 2 pi bonds. एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से दिस इज वेरी मच इनर्ट. ठीक है. अच्छा, इनर्ट की वजह से इट नीड्स वेरी हाई अमाउंट. अब फर्ज करो इफ आई हैव टू break this bond, I need to provide a lot of heat energy, almost about 944 kilojoule per mole energy to atomize this, right? This shows that how stable this gas is. अच्छा, अब इसके different aspect. इस हालत में, like in such state, it has oxidation state 0 क्योंकि uncombined है. और there are many forms in which it can exist, जिसकी फॉर्म्स अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. सबसे पहले बात करेंगे इन नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमें नज़र आते हैं. नाइट्रोजन एग्जिबिट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम्हें दिखा ही चुका. अच्छा, जो कि N2 की हालत में है. ओके. इसके अलावा मेरे पास NO in which it has oxidation state of 2 plus. This is 2 minus, this is 2 plus. NO2 oxidation state of 4 plus. This is 4 minus, this is 4 plus per atom 2 minus. अच्छा जी. और किस फॉर्म में? It exhibit as nitrate ion in which it has oxidation state of 5 plus. ठीक है. अच्छा जी. It can also exist as ammonia in which it has oxidation state of 3 minus. The commonmost thing that you would use is ammonia. इसमें इसकी oxidation state. बाकी these two are with the aspect of environment.
ये दोनों किस रेफरेंस से? इन्वायरमेंट के रेफरेंस से हमारे सिलेबस में मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर बात करें और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने कभी नोटिस की हो, जो नाइट्रोजन कंपाउंड इन आयोनिक कंपाउंड दिस एग्जिस्ट एज 3 एज, और इस वक्त इसको नाइट्राइड कहते हैं। दिस इज ऑल्सो 3 इन ionic compound, so this is called nitride ion। ठीक है जी। तो इन 4 फॉर्म्स को या 5 फॉर्म्स को इसकी जहन में रखना ज़रूरी है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस की जनरलाइज प्रॉपर्टी के अंदर ओके, अच्छा, अब मैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज, एक तो मैंने डिस्कस की रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। इसमें एक रिएक्शन मेरे पास आ जाएगा नाइट्रोजन directly combining with oxygen, it gives nitric oxide, or it gives nitric oxide। ठीक है, this reaction usually happen during natural lightning, बिजली चमकती है आसमान से, राइट, उस दौरान ये रिएक्शन कॉज होता है। ठीक है, तो नेचुरल लाइटिंग में, अच्छा, इसका एक और सोर्स कंबशन ऑफ फ्यूल भी है। कार इंजन में जहां एक तरफ ऑक्टेन बर्न हो रहा होता है, उस दौरान वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड आउट ऑफ दिस, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी नाइट्रोजन को ऑक्सीजन पे से रिएक्ट करने पर मजबूर कर, तो ये लाइटिंग से भी हो रहा है, और कंबशन ऑफ फ्यूल के दौरान एक साइड रिएक्शन भी हो रहा है, ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग combustion of fuel in car as a side reaction। ठीक है, दूसरे रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन with metals, कि मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। It is making magnesium nitride,
which is an ionic compound. ठीक है, and release a good deal of energy. This is around minus 460 किलो जूल एनर्जी. तो ये भी नाइट्रोजन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. अच्छा, एक और रिएक्शन है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिवर्सिबली कंबाइन होकर अमोनिया गैस बनाते हैं. अच्छा, अब रिवर्सिबली कंबाइन हो रही है, इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इट इज द रिएक्टेंट्स आर not completely converting into products. रिवर्सिबल का मतलब दरअसल ये होता है, फॉर एग्जाम्पल you have taken 100% of reactant and out of 100% 70% will remain in the vessel all the time unless you alter the condition. Meaning this is not, you are only getting 30% yield of ammonia gas. तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा. ठीक है, तो ये रिएक्शन हम देखते हैं दरअसल हाबर्स प्रोसेस में. किसमें होता है? हाबर्स प्रोसेस में. और इस रिएक्शन के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस कर रहे हैं. क्योंकि ये रिएक्शन हमें रिवर्सिबिलिटी का आइडिया दे रहा है. ठीक है, कि ऐसे रिएक्शंस जो 100% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, अब यहाँ अगर मैं मज़ीद बात करूँ, व्हाट कंडीशंस आर नीडेड फॉर दिस रिएक्शन to give a good yield. I need conditions for Haber's process. तो पहली कंडीशन क्या है? आयरन कैटलिस्ट चाहिए पाउडर्ड स्टेट में. दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर की. अब यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन एलिमेंट्स हैं जो हमें जहन में रखने हैं. पहली कंडीशन है टेम्परेचर की. तो टेम्परेचर की कंडीशन इसकी रेंज करती है 400 से 500 के टेम्परेचर ब्रैकेट के दरमियान. ठीक है, और क्योंकि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों गैसेस हैं, तो दोनों गैसेस हैं, तो हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. ये प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर से 300 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है.
ठीक है। अब सर सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी रेंज हमें क्यों दी जा रही है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं क्या? देखो, कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी अगर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए सी में, तो इस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स जितना रिएक्टेंट तुमने लिया था इनिशियली, प्रोडक्ट तो ज़ीरो था, अल्टीमेटली प्रोडक्ट 100% फॉर्म हो जाए, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन वेसल में बाकी ना रहे। बट इफ A and B, which are converting into C, अगर रिएक्शन वेसल में हर वक्त तीनों चीज़ें मौजूद रहें, चाहे तुम 2 दिन के बाद देखो उसे और आफ्टर 2 मंथ्स, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। ये दे नेवर गेट कंप्लीटेड। यही बात मैंने पहले भी कही थी। डन। अच्छा जी, अब सवाल उठता है कि सर ये रिएक्शन होते कब हैं और किस तरह से होते हैं? ए और बी आपस में इनिशियली, मेरे पास लेट सपोज 100 यूनिट्स हैं ए और बी के, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, यूनिट्स कह लीजिए, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो इनिशियली दे आर ओनली कन्वर्टिंग इनटू सी। लेट सपोज 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गए रिएक्शन वेसल के अंदर, तो इसके कितने कितने रह गए होंगे? 95 95, और प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हो गई? 5 यूनिट्स। किसी भी मोमेंट पर जब ग्रेजुअली रिएक्टेंट का अमाउंट कम होना शुरू होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट ज़ीरो से अब बढ़ना शुरू हो रहा है, लाइक प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द रिएक्शन, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होता जाएगा। लेट सपोज अभी फॉरवर्ड रिएक्शन 10 हो रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन 1 हो रहा है, यानी 10 A's और 10 B's आपस में कोलाइड करके सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन एक सी मॉलिक्यूल वापस डिकम्पोज होकर उसी सेट ऑफ कंडीशन में, यानी मुझे अलग कंडीशंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसी सेट ऑफ कंडीशन में सी डिकम्पोज होकर ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सी वेसल में बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते जा रहे हैं। फर्ज करते हैं कि अभी 7 फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट्स का अमाउंट कम हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन कम होने शुरू हुए, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने शुरू हो गए। पहले 1 बैकवर्ड हो रहा था, अब 3 बैकवर्ड हो रहा है, यानी ये इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन वेसल में बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन वेसल में कम हो रहा है। रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, और रिवर्सिबिलिटी या बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन 6 दफ़ा होगा 1 सेकंड के अंदर, और बैकवर्ड रिएक्शन 4 दफ़ा होगा। किसी भी मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट पर, यानी आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट, कोई भी एक सेट, या तो ये या तो ये या तो ये कांस्टेंट हो जाएगा कि अब
6 रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, और 6 में से 4 वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। यानी देयर इज नो विजिबल चेंज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन वेसल, और अब इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं आता नजर आ रहा। और जब विजिबल चेंज नहीं आएगा तो मैं कहूँगा दिस सिस्टम या दिस रिएक्शन वेसल या दिस रिएक्शन हैज रीच टू इक्विलिब्रियम। वाई? बिकॉज आई कांट नोटिस एनी काइंड ऑफ चेंज। मुझे किसी किस्म की कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। तो मैंने इसे क्या कहा? द सिस्टम इज रीच टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका मतलब रिएक्शन हैज रीच टू सॉर्ट ऑफ रेस्ट कंडीशन। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट्स भी हैं मौजूद, प्रोडक्ट भी कुछ अमाउंट में मौजूद है, और रिएक्शन कहाँ पहुंच गया? इक्विलिब्रियम के अंदर। जब तक रिएक्टेंट मौजूद होता है रिएक्शन तो होता रहना चाहिए, ठीक है। जब तक रिएक्टेंट मौजूद, तो हम कैसे मान लें कि ये एट रेस्ट चला गया है या इक्विलिब्रियम में चला गया है? तो फिर मैंने सोचा कि मे बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड and rate of backward reaction कांस्टेंट हो गया हो, तकरीबन बराबर रेट से ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, which is why my eye is unable to judge the change happening in this vessel। मेरी आईज इस बात को जज करने से, मतलब they are not capable of judging that whether any reaction is happening in the vessel or not। तो ये तो हो गया ऐसे इक्विलिब्रियम को जिसमें रिएक्शन हो भी रहा है और कोई विजिबल चेंजेस नहीं आ रही हैं, हम इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। Dynamic equilibrium is something when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. That state is called dynamic equilibrium। It is just like that you are sitting in a car। अगर तुम गाड़ी में बैठी हुई हो तो you are at rest, but if the car is moving you are in dynamic equilibrium, that you are moving but you are at rest, right? तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक आइडिया तुम्हें दिया गया हो। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन कैन रीच टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट सर्टेन पॉइंट, कि किसी न किसी पॉइंट पर पहुंचकर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कोई सा भी रिएक्शन हो, ए बी सी, कोई सा भी रिएक्टेंट हो, दे विल अल्टीमेटली रीच टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं। यानी अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले अमोनिया की मिसाल दी थी, N2+3H2, it will ultimately reach to dynamic equilibrium, which is not good for me being an industrialist who is preparing ammonia for the market. This reaction is not good for me because half of the product that is formed is reversed। अगर आधा प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज पॉइंटलेस। आई एम नॉट लाइक
been able to earn good out of that product. क्यों? क्योंकि आधी तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ही हो जाती है. तो फॉर like who analyzed this condition? Lee Chatelier analyzed this. He thought that if a person is making such kind of product, he is not like at like what do you call it? That person cannot be benefited. Why? Because half of the product is converting back into reactant. So Lee Chatelier stated, he tested it and he came up with some suggestions. उसने एक रिवर्सिबल रिएक्शन को अच्छी तरह जज किया और देखा कि what things that can favor formation of more product, preventing reversibility of the reaction. अच्छा. He stated that if a reaction reaches to equilibrium, then any change in condition can be counteracted by the system. Once it reaches to equilibrium, और अब अगर तुम किसी कंडीशन को ऑल्टर करते हो तो सिस्टम उस चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है. अब इस बात को इस तरह से ले लो, इस बात को इस तरह. दीज आर टू पीपल स्टैंडिंग. इफ दिस पर्सन ए slapped on person B, he must respond. ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये भी एक स्लैप करेगा ऐसे. तो सिस्टम में भी अगर तुम कोई चेंज लाओगे तो सिस्टम उस चेंज को के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स करेगा बाय ऑल्टरिंग इट्स डायमेंशन, अपनी डायमेंशन को ऑल्टर कर. ठीक है. या फिर इफ समवन इज स्लीपिंग, राइट, अनदर पर्सन ये आया और इसके कान में, इसके ईयर में कुछ टिकल करने की कोशिश की, तो दिस पर्सन टेक्स पिलो ऑन हिज फेस, अपने फेस पे पिलो रख लेगा ताकि कोई दोबारा से उसको डिस्टर्ब ना करे. तो समथिंग दैट इज एट रेस्ट, समथिंग दैट इज एट इक्विलिब्रियम should respond against the change that is made to the system. तो ली चटलर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. लेट्स सी. He stated there are three conditions with which you can operate this reaction. Number one, change in temperature. If any system has reached to equilibrium and if you are changing its temperature, तब क्या होगा? Change in temperature, बल्कि चेंज नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं उसको ही कहता हूँ increase in temperature favors the endothermic side of the reaction. Let's suppose A plus B gives C and the forward profile is endothermic,
If forward profile is endothermic, then its backward profile will be exothermic. It is exactly opposite of the forward. तो अब तुम्हें अगर फॉरवर्ड प्रोफाइल प्रोवाइड की जाए और कहा जाए कि दिस इज पॉजिटिव and we are changing the temperature from 500 to 300, what are you doing? Are you increasing it or decreasing it? You are decreasing the temperature. So if increase in temperature is favoring endothermic side, so decrease in temperature will favor exothermic side. So more reactant will be formed in that vessel. Now see another example. This is ammonia's example. Let's suppose if this is exothermic in forward reaction, and if you change if the reaction is happening at 400 and you tend to raise the temperature to 600 degrees Celsius. So if this is forward profile is endothermic and backward profile is endothermic, forward profile is exothermic, backward profile is endothermic, then increase in temperature will favor backward reaction. Increase in temperature will favor backward reaction. ठीक है बेटा? So this is what that happened. तो अब अगर मैं इसकी कंडीशन को टेब्यूलेट करता हूँ, reactant A and B, product C, energy profile of the forward reaction, let's suppose it is endothermic. What change you are trying to make? Increase in temperature. So if you are changing the temperature or पहले रमजान में जब रमजान शुरू होंगे तब खत्म होंगे या फिर 20 मिनट खत्म होंगे फिर या फिर 30 मेरा मोबाइल आएगा. Change is increase in temperature. The change that you are trying to make increase. Forward profile is endothermic. What will happen? Which side of the reaction will be favored? मैं लिखूंगा forward side because forward side is endothermic and according to Lee Chatelier, increase in temperature favors the endothermic side of the reaction. So what will be observed in the reaction vessel? What species present? More C will be present. If reactants are A and B, product is C, forward profile is endothermic, and the change that you are trying to make decrease, which side will be favored? Backward side will be favored. And what will be observed in reaction vessel? A plus B. Now, again, A plus B are the reactant and C is the product, and forward profile is exothermic, and you are asked to increase the temperature. If the forward reaction is exothermic and backward reaction is endothermic,
and you are increasing the temperature. So for exothermic, if you increase the temperature, which reaction will be favored? Backward. And what will be observed in the reaction vessel? More reactant. A and B are again reactant. C is the product. Forward profile is exothermic. And now you are decreasing the temperature. Decreasing the temperature in forward exothermic will take reaction go forward more. And what will be observed? More in the reaction vessel, the product, the C. So this is the tabulated information. This will help you in finding what will happen if the temperature is increased for the vessel. Please write me in the chat box if the condition is clear or not. Okay. The second condition, what Lee Chatelier explained, is the effect of pressure. Remember, pressure can only affect gases. It can only affect gases. Only gases can be compressed. Liquid and solid cannot be compressed. So, increase in pressure will favor the side which has less number of gaseous moles. Increase in pressure will favor the side that has less number of gaseous moles. For example, if I have 2 moles of A and 3 moles of B, and if it is producing 4 moles of C, and all of them are gases. So if you increase pressure in the reaction vessel, you're not only compressing reactant, you're compressing products also, right? So reaction will find the way in which it can be easily accommodated. How many moles are there? 5 moles. How many moles are here? 4 moles. So if you increase the pressure, reaction will go forwardly because it can easily be or happily living in which it can occupy the less amount of volume. For example, nitrogen, hydrogen producing. So how many moles are there? 4 moles. How many moles are there? 2 moles. So if you increase the pressure, more product will be formed because they can easily be accommodated in less moles. Another reaction, right? How many moles of reactant gases? 3. How many moles of product? 2. So if I increase the pressure, this will take the reaction in forward direction. But one more example. How many moles of reactant? 2. Both are gases, 2 mole of gas. How many moles of product gases? 2 moles. And now if you increase the pressure, there will be no change to the direction.
Direct, nothing can be favored. Why not? Because they have equal number of moles. प्रेशर अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा. This is the second factor. Third factor is effect of concentration. Constant increase in reactant concentration and constant removal of product keeps the reaction in forward direction. इन रिएक्टेंट बढ़ाते रहिए, प्रोडक्ट रिमूव करते रहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगा. एक मिनट रुको, सुन. So I hope these conditions are helping us to raise the amount of product in a reversible reaction, right? All these three conditions are helping us to keep the reaction in forward direction. अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है कि हाबर प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं. हाबर प्रोसेस, जिसको हमने शुरू में पहली दो स्लाइड्स के अंदर देखा,
hydrogen or nitrogen, both gases are pumping into compressor, and compressed gases are going to the reaction vessel. This reaction vessel has different levels in which catalyst is placed, right? And this reaction is happening. तो दो तीन सवालात जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं. What condition were told? 400 to 500. So what type of reaction is this? N2 plus, this is an exothermic reaction. So according to the knowledge of Le Chatelier, if this is exothermic, so can't I perform this reaction at 300 degrees Celsius to get even better yield? Yes, this can be um, this can be done, but you need to see whether what is the minimal amount of energy or temperature is needed to initiate the reaction. If I take it up now, few of you must be thinking that 400 to 500 पे हो रहा है तो हम इसको 300 के बजाय भी और कम कर देते हैं 200. तो बेटा, यू फर्स्ट नीड टू सी ये रिएक्शन स्टार्ट किस पर होता है. अगर फर्स्ट करो ये हो रहा है 310 पे स्टार्ट हो रहा है, तो तुम 300 पे अगर लेके जाओगे तो दिस विल नॉट yield एनी प्रोडक्ट. सो दिस ब्रैकेट इज अ कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रैकेट. आई नो कि मैं टेम्परेचर से लो भी कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन अगर मैं टेम्परेचर लो करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि वेदर रिएक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. हाँ, वैसे जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and if you decrease the temperature, it will favor the forward reaction. ठीक है भाई. तो this is a compromising bracket in which we are performing the reaction. Similarly, pressure मैंने इसको कितना दिया? 200 एटमॉस्फेयर. अब मुझे ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड पर कितनी मोल्स है, 4 मोल्स. प्रोडक्ट साइड पर कितनी मोल्स है, 2 मोल्स. तो यस, आई कैन रेज द प्रेशर टू 250 एटमॉस्फेयर और 300 एटमॉस्फेयर. सर आप एक काम करें, 300 के बजाय 500 एटमॉस्फेयर पे. हाँ, मैं कर सकता हूँ बआसानी 500 एटमॉस्फेयर पे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आई इफ more pressure I'm needing, or I want to perform the reaction at higher pressure value, I need a very good quality apparatus. जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही मजबूत apparatus रिक्वायर्ड होगा. तो आई विल लुक एट द कॉस्ट कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो आई विल परफॉर्म दिस एट 200. बट इफ आई हैव दैट मनी टू make a system that can tolerate very high pressure, then I can move on. Or I can raise the pressure to perform that. Achha. The last condition which Lee Chatelier has explained, please take the screenshot. I need to erase something. All right. Okay. So if I स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसीलिए बस एक चीज़ यहाँ से कनेक्ट करके दिखानी. थर्ड फैक्टर क्या था? कांस्टेंट removal of product or frequent addition of reactant keeps the reaction in forward direction. तो यहाँ से जो भी
प्रोडक्ट आ रही है उसमें नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, अमोनिया भी होगा, तीनों चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पे कोई कूलिंग फिलामेंट लगा लूँ, कूलिंग फिलामेंट क्विकली कंडेंस अमोनिया, तो अमोनिया तो यहाँ आ गई, but it will not be able to condense or convert nitrogen and hydrogen because they have very low temperature to get converted into liquid. It will come back to this apparatus, again compressed and move on. So third condition भी बहुत effective है to keep the reaction in forward direction, constant removal of the product, constant increment of the reactant keeps the reaction in forward direction. So this is one of the thing that we have discussed. Now, one more thing related to ammonia. ये तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, अब एक लैब प्रिपरेशन देख लेते हैं. In laboratory, ammonia is prepared by treating salts of ammonium with bases or alkalis. Calcium hydroxide, all the substances that have OH in them are bases, except for aluminium hydroxide, which may act as amphoteric. So this liberates ammonia, make calcium chloride and water. इस तरह लेबोरेटरी में हम अमोनिया गैस हासिल कर लेते हैं. तो ये एक एस्पेक्ट है. कोई सा भी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन कॉज दिस रिएक्शन, but with the different balancing integers depending over type of base. एक तो ये बात हो गई. अच्छा, एक और एस्पेक्ट जो पेपर में आता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन can act as catalyst oxides of nitrogen can act as catalyst for different atmospheric reaction. एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है कि अपर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. कहाँ पे? अपर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड इज टर्निंग इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. अच्छा, मैं तो ये जानता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है एट 400 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में इतना टेम्परेचर तो नहीं होता है. अपर एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर माइनस में हो सकता है. तो अगर ये 400 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो अपर एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए. तो इट नीड्स अ कैटलिस्ट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. Sulfur dioxide actually reacts with NO2 to convert into SO3 and NO. And later on, NO, which can easily absorb oxygen from upper atmosphere and return back to NO2 from where it is started. So this is acting as a catalyst which will first use up and later reproduce. What type of catalysis is this? Homogeneous catalysis. If the catalyst is, अब जरा देखो, this is a catalyst and this is something which is called intermediate ठीक है. This is something which is called intermediate which is produced during the reaction.
and later used during the reaction. पहले प्रोड्यूस होगा इंटरमीडिएट, बाद में यूज होगा. कैटलिस्ट पहले यूज होगा, बाद में रिप्रोड्यूस होगा. SO2, NO2, NO, half O2, SO3, और ये एरो का साइन आ गया, SO3, NO, NO2. तो NO से NO कैंसिल, NO2 से NO2 कैंसिल. व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन? जरा देखो, मैं कलर चेंज करके यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ. इट विल बी SO2 plus half O2 makes SO3, and this is happening in upper atmosphere. So this is all about nitrogen. Let's see what can we do at this time for sulfur. Okay. Sulfur, it exhibit as S8. S8 is the molecular formula. That means one of the molecule of sulfur contains 8 atoms. Okay? But usually when we write about any reaction of sulfur, we write sulfur S only. We don't write S8. We have a habit of it because chemistry allows us to show that. Sulfur is a yellow colored solid. What is it? A yellow colored solid which is usually obtained from um, like volcanoes में बहुत ज़्यादा सल्फर होता है, which is why at the time of eruption they liberate sulfur dioxide first, later on something else. ठीक है. अच्छा, सल्फर के जो कंपाउंड हमारे पास सिलेबस में है वो है SO2. SO2 is a very good reducing agent, but it is an acidic gas. Sulfur dioxide is an acidic gas. अच्छा, अगर ये एसिडिक गैस है तो इसका मतलब दिस कैन हार्म, and this will become a cause of acid rain if it is liberated in atmosphere. It combines with moisture and cause formation of acid rain, and later once it comes with acid rain it can harm buildings that are made up of calcium carbonate, and it can also harm metal sheets, metal statues, right? Because acid can usually offer reaction with metals. तो ये दोनों को harm कर सकती है. Remember Taj Mahal in India. It is getting affected, badly affected with the acid rain, which is why now government of India is trying to reduce pollution from that region, Agra, right? वहाँ से इसको यानी है pollution को कम करने की, they are planting a lot of so that reduce the formation of sulfur dioxide. अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर, राइट? ये पेपर ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता because it's a good reducing agent, and it can make good acidic solution. ये पेपर को, येलो पेपर को वाइट पेपर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल है.
दूसरा काम किया सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। ये वाइन और अदर बेवरेजेस को प्रिजर्व करता है, वाइन और अदर बेवरेजेस को प्रिजर्व करता है। वाइन बॉटल में इतनी सारी वाइन है और ऊपर कौन मौजूद है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज फिल्ड पर्पसली बिकॉज वाइन में मेरे पास कौन सा केमिकल है, एथेनॉल, विच कैन इजीली गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप इसको पोर करेंगे ग्लास के अंदर, राइट, तो बॉटल के अंदर ये ऑक्सीजन जाने के चांसेस हैं, और अगर इसमें पहले से सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट एंड नॉट लेट योर वाइन to become sour or acidic, because ethanol oxidized to give ethanoic acid। the ethanoic acid की preparation को prevent कर लेता है, which is why I'm calling this is being used as preservative। ठीक है। अच्छा, सल्फर भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर डाइऑक्साइड में 4+, सल्फाइड आयन में 2-, सल्फर ट्राईऑक्साइड में 6+। तो इसका मतलब इसका ब्रैकेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2- से 6+ तक हो सकता है। ठीक है। दूसरा कंपाउंड जो हमारे पास है सल्फर का, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इन्हें डिस्कस करेंगे। सो आई होप that you must have understood something regarding uh, regarding this thing.